आवश्यक सूचना। कोरोना ने एक बार फिर अपना रूप बदल लिया है। कोरोना के बदले रूप को और भी खतरनाक माना जा रहा है। पिछले 2 बार की तरह इस बार भी सतर्कता ही हमें कोरोना से बचा सकता है। न्यूज 18 बिहार झारखंड एक बार फिर आप सभी से अपील करता है कि सतर्कता का साथ न छोड़ें, मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, तय नियमों का पालन करें और वैक्सीन का डोज लेकर खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षा कवच प्रदान करें। नमस्कार, दो खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। कोरोना के नए वेरिएंट से एक बार फिर लोग खौफ में हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट की आशंका के बीच बिहार में अनलॉक 10 जारी है। आपदा प्रबंधन समूह ने इस दौरान कोविड नियम मानने वाले दुकानों और मंडी को बंद करने की हिदायत भी दी है। वहीं बारात, जुलूस और डीजे की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि पटना की सब्जी मंडियों में लोगों की भीड़ सामान्य दिनों की तरह देखी जा रही है। लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी से संवाददाता आनंद अमृतराज की इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आशंका को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने भी महत्वपूर्ण बैठक की और उसके बाद अनलॉक 10 की घोषणा की। और इस घोषणा में जितनी रियायत दी गई थी वो तो अभी जारी रहेगी, लेकिन कुछ कड़ाई के भी संकेत मिलने लगे हैं। और खासकर ओमिक्रॉन की आशंका को देखते हुए बिहार सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। और खासकर आपदा प्रबंधन समूह ने जो दिशा निर्देश जारी किया है उसके मुताबिक कोविड नियम को नहीं मानने पर कई सारे मंडी और दुकानें हैं जहां पे भीड़ भाड़ लोगों की सबसे ज़्यादा होती है, जहां पे इसकी आशंका होती है कोविड के फैलने की, वहां पे उसे बंद भी किया जा सकता है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके या फिर मास्क लगा के लोग अगर मार्केट में पहुंचते हैं तब तो उन्हें खोलने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन अगर इसका पालन नहीं होता है तो ऐसे मार्केट को और ऐसे बड़े बड़े मंडियों को बंद भी किया जा सकता है। और साथ ही जो भी दुकानें हैं, बारात या जुलूस और डीजे है, फिलहाल उसकी इजाज़त नहीं दी गई है। यानी कि डीजे और बारात में जुलूस जो निकाला जाता है उसकी इजाज़त नहीं दी गई है। साथ ही जो भी बाहर से ओमिक्रॉन प्रभावित जो लोग हैं जिस देश से अगर वो आते हैं तो उनका पटना एयरपोर्ट पे भी जांच किया जाएगा और उन्हें होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। तो ये कुछ ऐसे कड़े फैसले हैं जो आने वाले समय में बिहार सरकार ले सकती है। लेकिन फिलहाल ओमिक्रॉन की आशंका को देखते हुए बिहार सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और लोगों से भी आग्रह कर रहा है कि वो कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, ताकि जो ओमिक्रॉन की आशंका है उसे कम किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है बिहार सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और हम भी आपसे आग्रह करेंगे कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर कीजिए, क्योंकि बचाव ही इसका सबसे बड़ा रास्ता है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अब बात बिहार के कई शहरों में खतरनाक स्तर पर पहुंचे AQI की। बिहार में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है और कई शहरों में हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। चलिए आपको कुछ शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स बताते हैं। पटना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 है और यह स्तर बेहद खतरनाक की श्रेणी में आता है। ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि 0 से लेकर 50 तक का AQ बहुत अच्छा है और 50 से 100 तक का AQI अच्छा है। 100 से 150 तक का AQI सामान्य बताया जा रहा है। वहीं 150 से 200 तक का AQI सामान्य से ज्यादा है। 200 से 300 तक AQI बहुत ज्यादा है और 300 से ऊपर है तो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। और देखिए, अगर हम मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहां AQI भले ही पटना से थोड़ा कम हो, लेकिन यह भी खतरनाक स्तर पर है। 343 AQI यहां पर मुजफ्फरपुर में दर्ज किया गया। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको अलग अलग जिलों के जो AQI है वहां पर दिखा रहे हैं। दरभंगा में हवा की हालत और भी खराब है। यहां का AQI 366 है। देखिए, दरभंगा का AQI 366 है, यानी कि यहां पर जो हवा में प्रदूषण के हालात है वो और भी खराब हैं। अगर हम गया की बात करें
तो गया में और शहरों की तुलना में प्रदूषण थोड़ा कम है। यहाँ का AQI 292 है, यानी कि 292 है, जो एक खतरनाक स्तर से थोड़ा कम तो जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा की श्रेणी में आता है। तो गया में 292 हालांकि उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ भी ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए 100 से ज्यादा खतरनाक की श्रेणी में आते हैं और यहाँ पर हमने आपको बिहार के अलग अलग जिलों के जो AQI है उस पर केंद्रित एक ग्राफिक्स दिखाया और ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको दिखाया कि किस किस जिले में हवा की श्रेणी क्या है और कहां पर ध्यान देने की जरूरत है। ठंड बढ़ने के साथ ही कोहरा भी बढ़ने लगा है। ऐसे में ट्रेनों के आने जाने पर असर दिखने लगा है। पूर्व मध्य रेलवे ने कोहरे को देखते हुए पटना से होकर गुजरने वाले 23 जोड़ी ट्रेनों को दिसंबर से फरवरी तक के लिए रद्द कर दिया है। तो 21 जोड़ी ट्रेनों की रनिंग में भी कटौती की गई है। पटना रेलवे स्टेशन से देखते हैं संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। ठंड के असर ने धीरे धीरे ट्रेनों पर असर दिखाना शुरू कर दिया है और कुहासे की वजह से कई ट्रेनों पर असर पड़ना भी शुरू हो चुका है और यही वजह है कि रेलवे ने भी एहतियातन कदम उठाते हुए ठंड की वजह से कोहरे जो लग रहे हैं, कुहासे की वजह से कई ट्रेनों की जो रफ्तार है उसमें कमी की है और पटना से गुजरने वाली लगभग 23 जोड़ी ट्रेनें 3 महीने के लिए रद्द भी कर दिया गया है। ये रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया और ये सब किया गया है कुहासे की वजह से। और साथ ही 21 जोड़ी ट्रेनों की जो रनिंग है उसमें भी कटौती की गई, यानी कि जो रफ्तार है उसमें भी कटौती की गई। तो जाहिर सी बात है हर साल कुहासे को देखते हुए रेलवे एहतियातन कदम उठाता है कि कोई घटना न घटे। इसी को देखते हुए रेलवे ने इस बार भी जैसे ही कुहासा लगना शुरू हुआ और उसके बाद रेलवे ने ये कदम उठा लिया। तो जाहिर सी बात है रेलवे की पूरी कोशिश है कि कुहासे की वजह से कोई घटना न घटे और यात्रियों को कोई समस्या न हो। और जाहिर सी बात है कई ट्रेन रद्द होने से यात्रियों को भी समस्या होती है, लेकिन रेलवे ने बिना कोई रिस्क लिए वो तमाम कदम उठाने शुरू कर दिए हैं जो हर साल ठंड में कुहासे की वजह से उठाया जाता है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और अब खबर कटिहार से, जहां के फलका प्रखंड के खड़खाड़िया घाट टोला में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते इसने 5 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। 5 घर को भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि आग से करीब 5 लाख तक की संपत्ति जलकर राख हो गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर कटिहार से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि आग को बुझाने में लोगों के पसीने छूट गए। 5 घरों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया और 5 लाख से ज्यादा का नुकसान इस वक्त इस आग की वजह से बताया जा रहा है। और अगली खबर नवादा से, जहां खाद की किल्लत और काला बाजारी से किसान परेशान है। रजौन में किसानों को न तो यूरिया मिलता है और न ही DAP, जिससे उनको फसल के बर्बाद होने का डर सता रहा है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि बाजार में DAP और यूरिया की कीमत औने पौने दाम में वसूल की जाती है, जिसे वो खरीद नहीं सकते। विस्कोमान संचालक का यहां पर कहना है कि उन्हें जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिलता, जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खरीफ फसल की कटाई के बाद अब रबी फसल का सीजन आ गया है और रबी फसल की बुआई करने वाले किसानों के लिए खाद का टोटा पड़ चुका है और किसानों को यूरिया और DAP, जो कि अभी के सीजन में दोनों खाद की काफ़ी आवश्यकता होती है, लेकिन किसानों को मिल नहीं रहा। अभी मैं फ़िलहाल रजौन के विस्कोमान में हूँ, जहाँ पर किसान खाद के लिए कतार में हैं, रोज़ आ रहे हैं, लेकिन अब तक इनको खाद का मुहैया नहीं हो पा रहा है। और मेरे साथ अभी यहाँ पर कुछ किसान भी हैं और जो विस्कोमान के संचालक हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे कि आखिर खाद की समस्या क्या है। अच्छा बताइए, क्या दिक्कत है? कोटा कोई का वो सीमा नहीं होता है, जितना वहाँ से हम लोग को प्रचुर मात्रा में खाद मिलता है उतना किसानों के बीच में वितरण किया जाता है। तो अभी आपके पास क्या क्या उपलब्ध? सिर्फ यूरिया है अभी। यूरिया है और सागरिका बाल्टी है जो जैविक खाद के रूप में है, और नैनो यूरिया है, पोटास 0050 लिक्विड फॉर्म में आता, वो मेरे पास उपलब्ध है। हम लोगों को परेशानी अभी हो रही है कि गेहूं की बुआई है और न तो DAP मिल रहा है
नो यूरिया का तो यूरिया तो है, लेकिन अभी हम लोगों को ज़्यादा जो है डीएपी का कीजिए, गेहूं में ज़रूरत पड़ता है, इसलिए कि डीएपी देने के बाद जो है गेहूं का फसल अच्छा होता है। और लेट होगा तो फिर फसल अच्छी नहीं होगी। आप कौन सा खाद लेने आए हैं? डीएपी लेने आए हैं सर। डीएपी? हाँ। तो डीएपी नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। बाजार में मिल रहा है क्या? बाजार में मिलता है, अभी हम पूछे तो वो बताया 1750 रुपया लगेगा। मैंने काफी ऊंची दाम पे मिल रहा है। हाँ। नागेंद्र, न्यूज 18 नेटवर्क, बांका। और देखिए 7 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग राज्यों के अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया था। नवादा में भी उसी दिन सदर अस्पताल स्थित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया था, लेकिन तब से आज तक ऑक्सीजन प्लांट बंद है। सदर अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक एक छोटे से पुर्जे की कमी की वजह से ये केंद्र काम नहीं कर रहा है। देखिए संवाददाता अनिल विशाल की रिपोर्ट। कोरोना के दूसरे लहर के दौरान देश में सर्वाधिक समस्या ऑक्सीजन को लेकर हुई थी और इस समस्या से निजात पाने के लिए देश के लगभग सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पाद केंद्र का स्थापना किया गया था। नवादा में भी इसकी स्थापना की गई थी, मगर स्थापना होने के बाद भी अभी तक यह प्लांट शुरू नहीं हो सका है। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 अक्टूबर को देश के कई अस्पतालों में इसका उद्घाटन किया था। नवादा में भी इसका उद्घाटन हुआ था, मगर अभी तक यह प्लांट ऑक्सीजन जनरेशन का काम नहीं कर रही है, जिसके कारण आज तक ऑक्सीजन सिलेंडर से ही बेडों पर ऑक्सीजन मरीजों तक पहुंचाया जा रहा है। हालांकि इस मामले में जब अस्पताल प्रबंधन से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि टेक्निकल खामियों के कारण अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हो सकी है। जो वेंडर एजेंसी जो है वो अभी तक इसे शुरू नहीं कर पाई है। हालांकि ट्रायल इसका पूरा हो चुका है, मगर किसी एक छोटे पार्ट्स के कारण इसका जो है अभी तक शुरुआत नहीं हो चुका है और यही कारण है कि अभी तक यह ऑक्सीजन प्लांट शुरुआत नहीं हो सका है। तो आने वाले समय में कोरोना का जो वेरिएंट जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मगर नवादा में अभी तक इसकी समस्या सॉल्व नहीं होगी। अब देखना होगा सदर अस्पताल प्रबंधन इस समस्या से कब तक निजात पाती है और कब तक यह प्लांट शुरू हो पाता है। अनिल विशाल, न्यूज 18 नवादा। और अब बात भूत बंगला बने झरिया पुराना रेलवे स्टेशन की। धनबाद का झरिया पुराना रेलवे स्टेशन कभी गुलजार हुआ करता था। लोगों की भीड़ के साथ ही आसपास दुकानें सजती थीं। रेलवे को राजस्व मिलता था, लेकिन अब ये रेलवे स्टेशन खंडहर बन चुका है। रखरखाव में रेलवे की उदासीनता ने इस स्टेशन को भूत बंगला बना दिया। हाल ये है कि रात के 8 बजे के बाद लोग स्टेशन की तरफ जाने से भी डरते हैं। अफवाह है कि स्टेशन के खंडहर से पायल घुंघरू के साथ रोने की भी आवाजें आती हैं। हालांकि न्यूज 18 किसी भी अफवाह की पुष्टि नहीं करता। आज इस स्टेशन में एक छोटी से केबिन से रिजर्वेशन टिकट काटी जाती है, लेकिन वो भी शाम के 4 बजे तक ही खुला रहता है। जैसे जैसे यहां अंधेरा होने लगता है, इलाके में सन्नाटा पसरने लगता है। दरअसल झरिया में जमीन के नीचे लगी आग ने इस स्टेशन को भी निगल लिया है। साल 2002 में झरिया रेल लाइन पूरी तरह से बंद हो गया। तब से यह इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। दिन के उजाले में लोग इसके अगल बगल से गुजर तो जाते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में इन्हें खौफ सताने लगता है। यहाँ पे जैसे पहले यहाँ पे बहुत चहल पहल था, रेल जब चलता था यहाँ पे तो यहाँ पे मार्केट वगैरह सब लगता था। अच्छा मतलब आदमी लोग बाहर से सब आते थे यहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए। अब ऐसा यहाँ का स्थिति हो गया है जैसा कि मतलब कोई आना ही नहीं चाहता। इस जगह में सब टूट गया है, मतलब अजीब टाइप से यहाँ आवाज़ें आती है। इस बिल्डिंग में पूरा एकदम भूतहा बिल्डिंग हो गया है। पहले झरिया का जो है नाज थी, झरिया जो स्टेशन है झरिया का नाज था, समझ गए ना। आज जो है झरिया का वो स्थिति हो चुकी है, जर्जर हो गया है। यहाँ आज के डेट में लोग आने के लिए डरता है। यहाँ जो है झरिया स्टेशन में भूतों का बसेरा हो गया है आज के डेट में। यहाँ लोग आने के लिए डरता है। स्पिरिचुअल साइंस या आध्यात्मिक विद्या के मुताबिक देखे है कि जहां पर भी नकारात्मक बात होती है वहां पर तरह तरह के जब सुनसान समय होती है, रात के 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद,
जब साउंड पोल्यूशन जब धरती के खत्म हो जाती है तो नकारात्मक ऊर्जा का जो है वो सकारात्मक तरीके से जो है वो जो सूक्ष्म चीज को स्थूल रूप से लोगों को दिखाई भी देता है। और वहां पर तरह तरह की आवाज, जैसे पायल का आवाज, घुंघरू का आवाज, या किसी का चलने का आवाज, मसाला पीसने का आवाज, पूड़ी छानने का आवाज, सब्जी बनाने का आवाज, तरह तरह की आवाज आती है। बिहार विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतल मिलने पर बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा है कि ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है। पूरा एक षड्यंत्र, एक प्लान के तहत किसी ने किया है, क्योंकि बिहार में सख्ती के रूप में शराबबंदी कानून को लागू किया गया है और उसका पालन भी किया जा रहा है। उसके लिए कई एक स्तर पर कानून भी काम अपना कर रहा है। मुख्यमंत्री जी स्वयं भी उसकी समीक्षा करते हैं और जागरूकता के लिए पहल भी कर रहे हैं। हमें लगता है कि इसके लिए एक तो जागरूक होने की भी जरूरत है। और देखिए, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने भी विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिलने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे विपक्ष की साजिश करार दिया। विपक्ष की साजिश हो सकती है। विपक्ष की साजिश कैसे हो सकती है? अरे हो सकती है, बदनाम सरकार को करने के लिए सब नाटक करते रहता है, हो हंगामा करते रहता है। लेकिन विपक्ष ऐसा काम क्यों करेगा? आपको क्यों है सर? आप सीधा आरोप ऐसा कैसे लगाए? बदनाम करने के लिए तब कौन पक्ष का लोग लाएगा? लोगों को क्या इंटरेस्ट है खाली दारू बोतल लाने का? और अब खबर मधुबनी से, जहां के जयनगर और जनकपुर के बीच जल्द ही रेल सेवा शुरू हो जाएगी। ये भरोसा नेपाल की यातायात मंत्री रेणु कुमारी यादव ने दिया है। मंगलवार की शाम मधुबनी के जयनगर से सटे नेपाल के इनरवा रेलवे स्टेशन पहुंची नेपाल की यातायात मंत्री रेणु कुमारी यादव ने भारत सरकार का आभार जताते हुए कहा कि जयनगर से जनकपुर कुर्था के बीच रेल सेवा शुरू कराने में भारत सरकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हालांकि कोरोना महामारी और बाढ़ जैसी आपदा के अलावा कुछ तकनीकी कारणों से जयनगर जनकपुर के बीच रेल सेवा शुरू होने में थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन नेपाल सरकार ने अब सभी दिक्कतों को दूर कर लिया है और बहुत जल्द इस रूट पर रेल परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। ट्रेन को चलाएंगे और नेपाल और भारत की जो मित्रता है तो वो एक रेल भी हमारी पुल की काम करेगी। जब उधर के पैसेंजर हमारे ट्रेन पे चढ़ के इधर आएंगे और इधर के पैसेंजर चढ़ के जब उधर जाएंगे तो उसे एक अनुभव होगा कि हम नेपाल और भारत के साथ काफ़ी कम समय में और अच्छी यात्रा करके आगे बढ़ेंगे कह के। इससे हम दोनों देशों का एक संबंध में भी लगता है बहुत बड़ी प्रकटता होगी और ये आगे बढ़ेगा। और देखिए, जमालपुर नगर परिषद ने जुबलीवेल चौक पर फाउंटेन लगाने का काम किया है, जिससे चौक की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। रंग बिरंगे फव्वारे को देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी पूजा माला के मुताबिक पर्यटन को बढ़ावा देने और शहर को सुंदर बनाने के मकसद से इस काम को किया गया है। यह नगर परिषद द्वारा बहुत बड़ा उपलब्धि है। शहर में आज जो कमी था सौंदर्यीकरण का, वो आज पूरा हो नगर परिषद द्वारा किया गया है। लोगों में, जनता में बहुत उत्साह है। ये शहर में एक तोहफा मिला है। एक अच्छी पहल है, जिससे जमालपुर में रौनक बढ़ेगी, जो कि जमालपुर का हृदय स्थली है जुबली में। यहाँ लगने से जो झरना सौंदर्यीकरण में एक चार चांद लग गया है। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को लेकर गुमला के युवाओं के बीच एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन गुमला और एनएससीएस की ओर से आयोजित वर्कशॉप में आईएएस टॉपर्स की ओर से परीक्षा की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों को आवश्यक जानकारी दी गई। कार्यशाला में आईएएस परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को आईएएस टॉपर प्रवीण कुमार और दूसरे टॉपर्स ने सफलता की रणनीति को साझा किया। साथ ही सबसे कठिन मानी जाने वाली सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता के भी टिप्स दिए गए। टॉपर्स के अलावा सदर एसडीओ भी इस कार्यशाला में मौजूद रहे। किस तरह यहाँ के युवक, यहाँ के कहीं के भी, खुद से कैपेबल बने। खुद से मैं कुछ ऐसी बात बताऊं ताकि वो लोग खुद से सारी चीज़ एक्सेस कर सके। और एक्चुअली टेक्नोलॉजी इतना अच्छा मीन्स आ चुका है कि यदि हम उसका सही इस्तेमाल करें तो लिटरली हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन बिकम सेल्फ कैपेबल। यही मेरा मेन पॉइंट होता है।
एंड दूसरा एक और पॉइंट होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है IAS बनने से पहले, ऑफिसर बनने से पहले, कि आप एक अच्छा इंसान बने, आप लोगों को रिस्पेक्ट करें। तो चूँकि ये मौका हम लोगों के पास है कि हम लोग यहीं के हैं, झारखंड के हैं, और यहाँ के बच्चों को समझा सके, बता सके अलग अलग परीक्षाओं के बारे में तैयारी कैसे करनी है, और उनमें से अगर एक भी बच्चा सफल हो जाता है तो हम लोग की तैयारी सफल हो जाती है। हम लोग को लगता है कि हमने अपने देश को, अपने राज्य को कुछ वापस लौटाया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।